इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम NABH 5th एडिशन के अनुसार बनी हुई हॉस्पिटल वाइड पॉलिसीज मैनुअल को डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग सेशन में हम स्कोप ऑफ सर्विस पॉलिसी डिस्कस करेंगे। AAC1 स्कोप ऑफ सर्विस पॉलिसी में बताया गया है कि हॉस्पिटल में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और उन्हें हॉस्पिटल की परमानेंट लोकेशन में डिस्प्ले किया गया है। हॉस्पिटल के स्टाफ को इस बारे में ट्रेनिंग दी गई है। जैसे कि हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक सर्विसेज में लेबोरेटरी है, जहां पे हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, FNAC, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा इमेजिंग सर्विसेज में डिजिटल एक्सरे, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड विद कलर डॉपलर, फीटल इको, CT स्कैन और 1.5 टेस्ला MRI उपलब्ध है। न्यूक्लियर इमेजिंग डिपार्टमेंट में PET स्कैन और गामा कैमरा की सेवाएं अवेलेबल हैं। कार्डियोलॉजी सर्विसेज में ECG और ट्रीटमेंट टेस्ट किए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सर्विसेज में पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट किए जाते हैं। न्यूरोलॉजी सर्विसेज में एक EEG लैब है, जिसमें EEG, RNS, EMG, NCD, BEP और बेरा जैसे टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल सर्विसेज में हॉस्पिटल में एनेस्थीसियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के साथ, ऑटोराइनोलेरिंजोलॉजी यानी कि ENT, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और डेंटल सर्विसेज अवेलेबल हैं। सुपर स्पेशलिटीज में हमारे पास कार्डियक एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, एंडोक्राइनोलॉजी, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, रिमेटोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, थोरेसिक सर्जरी, यूरोलॉजी, जिसमें कि किडनी ट्रांसप्लांट भी इन्वॉल्व है, और गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक है जो कि 24 घंटे खुला रहता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में फार्मेसी है जो कि 24 घंटे खुली रहती है। ये सभी की सभी सर्विसेज इंडोर, आउटडोर और इमरजेंसी बेसिस पर पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जो साल के 365 दिन खुला रहता है और सभी पेशेंट्स को अपनी सेवाएं देता है। हॉस्पिटल मेडिको लीगल केसेस को भी डील करता है। ऐसे सारे केसेस जिनमें एक हायर इंस्टीट्यूशनल सेटअप की रिक्वायरमेंट है या किसी बड़े अस्पताल की जरूरत है, उन्हें ऐसे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे उन सर्विसेज की जो हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में जेनेटिक्स, बर्न यूनिट, लेजर ट्रीटमेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हॉस्पिटल में जो भी क्लिनिकल स्पेशलिटीज अवेलेबल हैं, उनमें क्या क्या प्रोसीजर्स किए जाते हैं, इसकी एक लिस्ट भी आपके मैनुअल में दी गई है। जैसे कि इंटरनल मेडिसिन में सारे मेडिकल ट्रीटमेंट, इंटेंसिव केयर यूनिट जिसमें सेप्सिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह और इन्फेक्शन और ब्लड शुगर कंट्रोल की ट्रीटमेंट दी जाती है। ऐसे ही ऑर्थोपेडिक्स में सारे बोन जॉइंट इन्फेक्शंस, फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, एक्सटर्नल फिक्सेशन, स्पाइनल सर्जरीज और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती हैं। नेक्स्ट पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है AAC 9E, आइडेंटिफिकेशन एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स। इस पॉलिसी में डिस्कस किया गया है कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स को जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है तो उसका सही तरीका क्या है। हॉस्पिटल में जब पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो पहले उसे पहचानना जरूरी है और उसके बाद उसे सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर करना जरूरी है। जब भी पेशेंट को ट्रांसफर किया जाए तो उसके साथ हॉस्पिटल के स्टाफ का जाना जरूरी है। जो भी पेशेंट स्ट्रेचर्स पे हैं उनके साथ वार्ड बॉय या हॉस्पिटल का स्टाफ जाएगा, और जो पेशेंट्स खुद चल सकते हैं या व्हीलचेयर पे जा रहे हैं उनके साथ वार्ड बॉय जाएगा। जब भी पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाएगा तो उनके साथ पेशेंट की फाइल को भी भेजा जाएगा। पहले बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की।
पेशेंट शिफ्ट करने से पहले पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन जरूरी है ताकि सही पेशेंट को शिफ्ट किया जाए। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए UHID नंबर, IPD नंबर, पेशेंट का नाम, एज और जेंडर में से कोई भी 2 डिटेल्स को मैच किया जाता है। जब पॉसिबल हो तो पेशेंट से एक वर्बल वेरिफिकेशन भी किया जाता है, जैसे कि पेशेंट से उसका नाम पूछा जाता है या पेशेंट आईडी बैंड पे लिखी हुई डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है। पेशेंट की सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब भी पेशेंट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है तो ये प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। पेशेंट को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है ये पेशेंट को क्लियरली बताया जाता है। अगर पेशेंट इस हालत में नहीं है तो पेशेंट के रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाता है। सभी स्टेबल पेशेंट्स को जब शिफ्ट किया जाता है तो उनको उनके अटेंडेंट के साथ या वार्ड बॉय के साथ भेजा जाता है। अनस्टेबल पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए नर्स या मेडिकल ऑफिसर साथ जाते हैं। सिक पेशेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए रिससिटेशन किट साथ रखी जाती है। जब भी पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है तो पेशेंट की मेडिकल फाइल को भी साथ में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में या एक वार्ड से आईसीयू में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस तरह के ट्रांसफर के लिए कंसल्टेंट या तो लेटर इंस्ट्रक्शन देता है या फिर वो टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शन रेजिडेंट डॉक्टर को देता है, जो कि ये ऑर्डर्स पेशेंट की फाइल में लिखते हैं। कंसल्टेंट या रेजिडेंट डॉक्टर इस तरह के ट्रांसफर के लिए पेशेंट के रिलेटिव को भी इन्फॉर्म करते हैं। पेशेंट ट्रांसफर करने के लिए स्टाफ नर्स दूसरे वार्ड में बेड की अवेलेबिलिटी कंफर्म करती है और पेशेंट ट्रांसफर फॉर्म भरती है। वार्ड में बेड की अवेलेबिलिटी कंफर्म हो जाने के बाद पेशेंट को उसके मेडिकल रिकॉर्ड और पेशेंट ट्रांसफर फॉर्म के साथ ट्रांसफर किया जाता है। स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट की कंडीशन के बारे में, जैसे कि सक्शन की जरूरत या ऑक्सीजन या एयरबड की जरूरत के बारे में जिस वार्ड में पेशेंट को ट्रांसफर किया गया है वहां की नर्स को बताए। यदि पेशेंट MLC केस है या उसको बेड सोर है या उसको कोई एलर्जी है किसी ड्रग से या फूड से, तो ये स्पेशल इंफॉर्मेशन भी एक नर्स दूसरी नर्स को बताती है। हैंडओवर होने के बाद दोनों स्टाफ नर्सेस पेशेंट के ट्रांसफर फॉर्म को साइन करती हैं। ऐसे ही जब पेशेंट को किसी यूनिट से ऑपरेटिंग रूम में ट्रांसफर किया जाता है तो स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी है कि वो सभी मेडिकल क्लियरेंसेस, OT क्लियरेंसेस और OT की बुकिंग का ध्यान रखें। स्टाफ नर्स ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में उनकी सर्जरी के टाइम से कम आधा घंटा पहले शिफ्ट कर देंगी और ध्यान रखेंगी कि सारे प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स फॉलो किए गए हैं। स्टाफ नर्स से भी ध्यान रखेगी कि पेशेंट ने ID बैंड पहना हुआ है, उनकी सर्जिकल साइट प्रिपेयर्ड है यानी कि उसकी शेविंग हो गई है, प्री मेडिकेशन दी गई है, ज्वेलरी जो उतारने वाली थी वो उतार ली गई है, पर्सनल गारमेंट चेंज कर दिए गए हैं और अगर कोई नेल पॉलिश वगैरह लगाया गया है तो उसे हटा दिया गया है। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करने के दौरान पेशेंट की फाइल, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस जो हॉस्पिटल में इंडोर कराई गई हैं या बाहर से कराई गई हैं, इन सबको भी साथ में भेजना होता है। स्टाफ नर्स पेशेंट और उसके सारे डॉक्यूमेंट रिकवरी नर्स को हैंड ओवर कर देती है। पेशेंट को जब हॉस्पिटल के किसी भी वार्ड या आईसीयू से टेस्ट के लिए या इमेजिंग सर्विसेज के लिए शिफ्ट करना होता है तो स्टाफ नर्स ध्यान रखती है कि पहले वो उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लें और पेशेंट को तभी ट्रांसफर करें अगर अपॉइंटमेंट स्लॉट अवेलेबल है, ताकि पेशेंट का वेटिंग टाइम कम हो। वार्ड में इमेजिंग डिपार्टमेंट से जब पेशेंट भेजने के लिए कॉल रिसीव की जाए तो स्टाफ नर्स को ध्यान रखना है कि वो 10 मिनट के अंदर पेशेंट को इमेजिंग डिपार्टमेंट में टेस्ट के लिए भेज दें। जब भी पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर पे ट्रांसफर किए जाने वाले पेशेंट्स की बेल्ट हमेशा लगी होनी चाहिए।
यदि पेशेंट को बेड या स्ट्रेचर पे शिफ्ट किया जा रहा है तो उसकी साइड रेल हमेशा अप या एंगेज होनी चाहिए। जब भी व्हीलचेयर, स्ट्रेचर या पेशेंट बेड को कहीं खड़ा किया जा रहा है तो उसके व्हील्स को लॉक कर दिया जाना चाहिए, ताकि पेशेंट जब उसमें से उठे या उसके ऊपर बैठे तो वो हिल ना पाए। स्पेशल प्रिकॉशंस: जब भी किसी अनस्टेबल पेशेंट को एमआरआई रूम में ट्रांसफर किया जा रहा हो या ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो तो ध्यान रखें कि सिर्फ नॉन फेरोमैग्नेटिक चीजें ही एमआरआई रूम के अंदर ले जाई जाएं। खास ध्यान रखें कि नॉर्मल व्हीलचेयर, नॉर्मल स्ट्रेचर, बेड, नॉर्मल ऑक्सीजन के सिलेंडर, नॉर्मल लेरिंजोस्कोप्स, नॉर्मल स्टेथोस्कोप्स, इन सबको एमआरआई रूम के अंदर नहीं ले जाया जाता, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं और ये एमआरआई के मैग्नेट के साथ चिपक सकते हैं। जब भी एमआरआई में कोई पेशेंट शिफ्ट करें तो एमआरआई सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ या टेक्नीशियन के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें। जब भी आपको लगे कि कोई ऐसी आइटम पेशेंट के साथ या पेशेंट के पास है जो एमआरआई रूम में नहीं ले जाई जा सकती है तो उसे एमआरआई स्टाफ, एमआरआई गार्ड या टेक्नीशियन उन्हें पहले ही बता दें। नेक्स्ट पॉलिसी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है COP1, यूनिफॉर्म केयर एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इस पॉलिसी में ये डिस्कस किया गया है कि कैसे हॉस्पिटल में आने वाले सभी पेशेंट को एक तरह की ही मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। किसी भी पेशेंट के साथ उनकी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रीजन, पेइंग कैपेसिटी, बेड कैटेगरी या पेशेंट के बिहेवियर के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी पेशेंट को एक तरह की मेडिकल केयर मिले। उनके साथ कास्ट, कलर, रिलीजन, नेशनैलिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर कोई भेदभाव ना किया जाए। अलग अलग तरह की पेशेंट अकोमोडेशन जैसे कि नॉर्मल वार्ड या ट्विन शेयरिंग रूम या प्राइवेट शेयरिंग रूम में जो भी पेशेंट को मेडिकल केयर दी जाती है वो एक तरह के पेशेंट के लिए सिमिलर रहती है और उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसके लिए हॉस्पिटल में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस की जाती है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब है कि किसी भी तरह के इलाज के लिए मरीज से मिलने वाली जानकारी, टेस्ट के रिजल्ट, इन सब के हिसाब से एक डायग्नोसिस बनाया जाता है जिसे कि पेशेंट फाइल में लिखा जाता है। एक ही जैसे डायग्नोसिस वाले पेशेंट का इलाज क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के हिसाब से किया जाता है या लेटेस्ट रेलेवेंट मेडिकल लिटरेचर के हिसाब से किया जाता है। हॉस्पिटल में आने वाले सभी पेशेंट्स, चाहे उनका रिलीजन, कलर, कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या एजुकेशन लेवल कैसा भी हो, उन सभी को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल ये मेडिकल सर्विसेज एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करता है, जैसे कि PCPNDT एक्ट, MTP एक्ट और THOTA या थोटा एक्ट के अकॉर्डिंग ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। रोड एक्सीडेंट के विक्टिम या इमरजेंसी पेशेंट्स को फर्स्ट एड दी जाती है और उन्हें स्टेबलाइज करने के बाद एडमिशन के लिए गाइड किया जाता है। पेशेंट की चॉइस और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से पेशेंट को एडमिशन के लिए गाइड किया जाता है। यदि कोई पेशेंट अपनी बाकी की ट्रीटमेंट किसी और हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना चाहता है तो उसे उसकी चॉइस के हिसाब से वहां रेफर कर दिया जाता है। सारे मेडिको लीगल केसेस के लिए पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाता है और इनकी एंट्री MLC रजिस्टर में की जाती है। अब बात करेंगे पेशेंट आइडेंटिफिकेशन की। हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ कोई भी प्रोसीजर करने के लिए पेशेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पेशेंट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए UHID नंबर, IPD नंबर, पेशेंट नेम, एज और जेंडर, इनमें से किन्हीं भी 2 पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पैरामीटर्स को वेरीफाई करने के लिए पेशेंट के ID बैंड पे लिखी हुई डिटेल या पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड पे लिखी हुई डिटेल या पेशेंट से सीधी वर्बल वेरिफिकेशन की जाती है। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल केयर पाथवेज की। हॉस्पिटल
साल में कम से कम 2 क्लिनिकल केयर पाथवेज बनाता है ताकि पेशेंट की केयर को स्टैंडर्डाइज किया जा सके। ऐसे पाथवेज को समय समय पर रिवाइज किया जाता है। अब हम बात करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी स्पेशलिटी केयर प्लान की। हॉस्पिटल में जिन भी पेशेंट्स को अलग अलग डिसिप्लिन या अलग अलग स्पेशलिटीज से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उनके लिए अलग अलग स्पेशलिटीज या डिपार्टमेंट से कंसर्न करके एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्लान बनाया जाता है। जैसे कि कैंसर के पेशेंट, इनके लिए ट्यूमर बोर्ड के थ्रू एक केयर प्लान बनाया जाता है, या डायबिटिक पेशेंट्स, इनके लिए भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक केयर प्लान बनाती है। ऐसे ही एंड ऑफ लाइफ केयर वाले सारे पेशेंट्स के लिए भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्लान बनाया जाता है। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी। हॉस्पिटल कोविड-19 के चलते हुए टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस के मुताबिक दी जाती है। ये टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म एक वेंडर के जरिए प्रोवाइड किया जाता है, जिस वेंडर के साथ हमारा MOU रहता है। टेली कंसल्टेशन प्रेस्क्रिप्शन में ये साफ साफ लिखा रहता है कि इन ऑफिस कंसल्टेशन के मुकाबले टेली कंसल्टेशन की अपनी लिमिटेशंस हैं, और जब भी पॉसिबल हो सके तो इन ऑफिस कंसल्टेशन ही लेनी चाहिए। टेली कंसल्टेशन के दौरान पेशेंट की आइडेंटिटी की कॉन्फिडेंशियलिटी और डेटा की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। अगली पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है COP5 यूनिफॉर्म यूज ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इस पॉलिसी में बताया गया है कि मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान रिससिटेशन की फैसिलिटी हॉस्पिटल में कैसे अवेलेबल कराई जाती है। हॉस्पिटल की ये पॉलिसी है कि हॉस्पिटल में 24 घंटे एक कोड ब्लू टीम अवेलेबल रहे। ये कोड ब्लू टीम हॉस्पिटल के अंदर आने वाले पेशेंट, स्टाफ और अटेंडेंट, अगर किसी को भी कार्डियक अरेस्ट आता है तो उन्हें एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब हम बात करेंगे कोड ब्लू की। कोड ब्लू एक कोड क्रिएट किया गया है ताकि अगर किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट आया है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम को तुरंत उस जगह पे बुलाया जा सके, ताकि वो ऐसे किसी व्यक्ति को एडवांस्ड कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दे सकें। इस टीम के मेंबर्स होते हैं ऑन ड्यूटी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरवाइजर्स, ICU इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज, हेल्पर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और लिफ्टमैन। इस टीम के मेडिकल और नर्सिंग मेंबर्स एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट और बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट देने के लिए सर्टिफाइड होते हैं। ऑपरेशन थिएटर और ICU को छोड़कर कोड ब्लू टीम हॉस्पिटल के हर हिस्से में काम करती है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और ICU के ड्यूटी डॉक्टर्स और इंटेंसिविस्ट इस तरह की रिससिटेशन देने के लिए ट्रेंड होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये रिससिटेशन देने के लिए हॉस्पिटल ने क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं। हॉस्पिटल के हर फ्लोर पर कम से कम एक क्रैश कार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सभी जरूरी लाइफ सेविंग मेडिसिन और इक्विपमेंट रखे जाते हैं। इस क्रैश कार्ड को हमेशा सील रखा जाता है और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ही इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल में एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से कोड ब्लू अनाउंस किया जा सकता है और कोड ब्लू टीम को तुरंत सूचित किया जा सकता है। हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड कोड नंबर 200 डिसाइड किया गया है, जो कि किसी भी कोड सिचुएशन को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेलीफोन लाइन पर सिर्फ इनकमिंग कॉल्स की फैसिलिटी ही अवेलेबल है, जिससे कि ये इंश्योर किया जाता है कि ये लाइन हमेशा फ्री रहे। कोड ब्लू नंबर को सभी पेशेंट केयर एरियाज में डिस्प्ले किया गया है, ताकि जरूरत की स्थिति में इस नंबर पे कॉल किया जा सके। कोड ब्लू रिपोर्टिंग फॉर्म की व्यवस्था की गई है,
जिसमें कि कार्डियक रेसिसिटेशन के दौरान होने वाले सभी इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में उनका एनालिसिस किया जाता है। हॉस्पिटल के सभी नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है। अब हम बात करेंगे कोड ब्लू टीम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। रेजिडेंट डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो एयरवे मैनेज करें। दूसरे रेजिडेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो चेस्ट कंप्रेशन और डिफिब्रिलेटर के लिए जिम्मेदार रहें। नर्स इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो आईवी लाइंस और मेडिकेशंस देने के लिए तैयार रहें। अगर दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ट्रेन नर्स चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए जिम्मेदार होगी और यूनिट नर्स या नर्स इंचार्ज मेडिकेशन देने के लिए टीम लीडर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। अब बात करते हैं कोड ब्लू टीम की अवेलेबिलिटी की। कोड ब्लू टीम 24 घंटे हर दिन हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है। कोड ब्लू एक्टिवेट करने के लिए जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मेडिकल या नर्सिंग स्टाफ किसी ऐसे पेशेंट, अटेंडेंट या विजिटर को देखता है जो कि अचानक बेहोश हो गया है, तो वो ऐसे किसी आदमी की रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करेंगे। उसके लिए वे उसके शोल्डर्स को हिला के और उसके साथ ऊंची आवाज में बात करके उसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो नजदीकी मेडिकल या नर्सिंग स्टाफ को हेल्प के लिए कॉल करेंगे। अगर ऐसा कोई पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है और सांस नहीं ले रहा है या उसके दिल की धड़कन कम हो गई है तो कोड ब्लू मेडिकल इमरजेंसी को एक्टिवेट करने का डिसीजन ले लिया जाएगा। उस केस में नजदीकी नर्सिंग या मेडिकल पर्सनल वीआर देना शुरू करेगा। फर्स्ट रिस्पॉन्डर फ्रंट ऑफिस पे कोड नंबर 200 पे कॉल करके कोड ब्लू की इंफॉर्मेशन देगा। कोड ब्लू की इंफॉर्मेशन देने के लिए कोड ब्लू और जिस जगह पे कोड ब्लू हुआ है उस जगह का नाम 3 बार रिपीट किया जाएगा। इसके बाद फ्रंट ऑफिस यही इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के पब्लिक एड्रेसल सिस्टम पर 3 बार दोहराएगा, यानी कि कोड ब्लू और उस जगह का नाम 3 बार रिपीट किया जाएगा। जब तक ये इंफॉर्मेशन पब्लिक एड्रेसल सिस्टम के जरिए कोड ब्लू टीम तक पहुंचेगी तब तक यूनिट स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो बेसिक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट कर दें। कोड ब्लू टीम ये जानकारी सुनते ही नजदीकी अवेलेबल लिफ्ट या सीढ़ियों के जरिए कोड ब्लू वाली जगह तक पहुंचेगी। कोड ब्लू टीम का ये टारगेट है कि वो 1 मिनट के अंदर ऐसी किसी जगह पे पहुंच जाए। कोड ब्लू टीम यहां पहुंचते ही रिससिटेशन देना शुरू करेगी। कोड ब्लू टीम में एक नर्स की जिम्मेदारी है कि वो कोड ब्लू फॉर्म फिल करें। इस फॉर्म में रिससिटेशन के दौरान होने वाले सारे एक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और इसकी एक कॉपी को मेडिकल रिकॉर्ड में रखा जाता है, जबकि दूसरी कॉपी को कोड ब्लू फाइल में रख दिया जाता है, जिसे कि बाद में कोड ब्लू कमेटी रिव्यू करती है। कोड ब्लू अलर्ट के समय यूनिट इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो ये ध्यान रखें कि सभी इमरजेंसी इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट की बाकी स्टाफ नर्सेज को उनकी जरूरी ड्यूटीज के बारे में बताया जाए और पेशेंट के प्राइमरी या अटेंडिंग कंसल्टेंट को कोड ब्लू की जानकारी दी जाए। कोड ब्लू के दौरान प्राइमरी कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है कि अगर पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो पेशेंट की फैमिली को इसके बारे में जानकारी दें। क्वालिटी मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि कोड ब्लू टीम अपना काम सही तरीके से कर पा रही है। इसके लिए कोड ब्लू टीम के मेंबर्स के लिए समय समय पर ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम अरेंज किए जाएं। क्वालिटी टीम और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि हर महीने कम से कम एक बार कोड ब्लू की मॉक ड्रिल कराई जाए और इसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। इस मॉक ड्रिल के आउटकम को क्वालिटी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं। क्वालिटी मैनेजर की जिम्मेदारी है कि कोड ब्लू टीम के लोगों को
हर 3 महीने में रिससिटेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाए। नर्स इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें कि अगर क्रैश कार्ट एक बार खुलता है तो उसके बाद उसमें से इस्तेमाल किया हुआ सामान वापस उसमें डालने के बाद उसे फिर से सील कर दिया जाता है। जब भी क्रैश कार्ट खुलता है और बंद होता है तो इसका रिकॉर्ड क्रैश कार्ट इन्वेंटरी रजिस्टर में नोट किया जाता है। एक बार क्रैश कार्ट खुलने के बाद और दोबारा बंद करने से पहले उसमें रखे सारे सामान की एक्सपायरी डेट चेक की जाती है। जो भी आदमी क्रैश कार्ट को दोबारा से सील करता है वो क्रैश कार्ट इन्वेंटरी रजिस्टर में ये रिकॉर्ड करता है। कंसर्न एरिया के नर्स इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि अगर किसी एरिया में 3 महीने तक कोई भी कोड ब्लू कॉल नहीं आती है और क्रैश कार्ट नहीं खुलता है तो क्रैश कार्ट की दवाइयों को एक्सपायरी डेट के लिए चेक किया जाए। ये चेकिंग हर 3 महीने में एक बार की जाती है। हालांकि लैरिंजोस्कोप और ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रेशर को हर शिफ्ट में चेक किया जाता है और क्रैश कार्ट इन्वेंटरी रजिस्टर के एक अलग हिस्से में इसे रिकॉर्ड किया जाता है। लैरिंजोस्कोप को क्रैश कार्ट के ऊपर वाली शेल्फ में ही रखा जाता है। क्वालिटी मैनेजर की जिम्मेदारी है कि सभी फिल्ड कोड ब्लू फॉर्म्स को कोड ब्लू कमेटी के पास एनालिसिस के लिए हर महीने भेजा जाए ताकि वो इनके एनालिसिस के बाद कोड ब्लू टीम की काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दे सकें। अब हम बात करेंगे पोस्ट इवेंट एनालिसिस की। कोड ब्लू कमेटी एक मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी है जो कि हर 3 महीने में एक बार मिलती है। पिछले 3 महीने में हुए सभी कोड ब्लू कॉल्स के लिए जो कोड ब्लू फॉर्म्स भरे गए हैं ये उन्हें रिव्यू करती हैं। इस पोस्ट इवेंट एनालिसिस में ये सभी शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन सजेस्ट करते हैं ताकि आगे होने वाली कोड ब्लू सिचुएशंस को ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हैंडल किया जा सके।